नमस्ते, गुड इवनिंग और सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे सेकेंड डे ऑफ फॉलो अप सेशन में। तो दर्शकों, किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि आध्यात्मिकता हमें जीवन से यानी दुनिया से दूर नहीं लेके जाती, बल्कि इनकी गहराइयों में लेके जाती है। तो ये कोट जो था वो है हेनरी नॉवेन का, जो डच के प्रीस्ट और प्रोफेसर हैं। और इसी संदर्भ में हम कहेंगे कि कल की हमारी जो क्लास थी वो यही थी कि आध्यात्मिकता से हमें पता चला कि सभी सोल्स जो है, सभी आत्माएं भिन्न भिन्न वर्णों द्वारा गुजरती है। और जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो इस ज्ञान की वजह से हमारी एक्सेप्टेंस और दूसरे के प्रति प्रेम की भावना भी जागृत होती है। तो हमने देखा कि एक समय ऐसा होता है जब हम सभी ऊपर होते हैं यानी घर पर, और घर पर होती है इक्वालिटी यानी समानता की भावना। मोटा पतला, लंबा छोटा, अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक समय आता है जब हम सभी इस ब्लू बॉक्स से गुजरते हैं यानी दुनिया से गुजरते हैं। और हमने देखा जो पहला वर्ण हमने देखा ब्राह्मण वर्ण। ये वर्ण वो है जिसे ज्ञान की जिज्ञासा है, ज्ञान पसंद करता है। इसके जीवन में स्वच्छता होती है, सफाई होती है, भगवान और सेवा भाव इनके जीवन का अहम अंग होता है। और अगर ब्राह्मणों को सही ज्ञान मिले तो ये लेके जाता है अगले वर्ण में, जिसे हम कहते हैं देवताई वर्ण। देवताई वर्ण जिनकी एनर्जी होती है खुशी की, हैप्पीनेस की, जिनका काम है सुख देना और सुख लेना। इनका जीवन बहुत ही लकी होता है, परफेक्ट होते हैं ये। और ये खुद भी उन्नति पे रहते हैं और दूसरों की भी उन्नति कराते हैं। तो अगर किसी के पास 10 अवगुण है और एक गुण है तो उनको केवल गुण नजर आएगा। ऐसे होते हैं देवताई वर्ण। अगला वर्ण जो आता है वो है वॉरियर यानी क्षत्रिय वर्ण, जिसकी एनर्जी होती है साहस की। और ये साहस की एनर्जी कैसे आती है कि कहीं ना कहीं देवताई वर्ण में जब कहीं लगाव लग जाता है, अटैचमेंट होता है, तो उसकी वजह से खोने का डर पैदा होता है। और इस खोने के डर की एनर्जी को ओवरकम करने के लिए आती है साहस की एनर्जी, जो होती है क्षत्रिय वर्ण की एनर्जी। और ये क्षत्रिय वर्ण की एनर्जी, इसके साथ ये भी होता है कि उनके जीवन में साहस के साथ कंपटीशन रहता है, एडवेंचर पसंद करते हैं। और अगर आप किसी भी क्षत्रिय वर्ण के घर जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे एनिमल स्किन्स डिस्प्ले में होंगे, कुछ मेडल्स होंगे, कुछ गन्स डिस्प्ले में होते हैं, जो दिखाते हैं उनका साहसी नेचर। अगला वर्ण जो आता है वो है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण यानी मर्चेंट का वर्ण, जिसकी जो बेसिक एनर्जी होती है वो है आराम पसंद की एनर्जी, कंफर्ट की। ये रिस्क टेकिंग नहीं होते हैं। और इनके जीवन में पैसा और खाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो अगली एनर्जी है वो है शूद्र। शूद्र वर्ण की एनर्जी जो है लेजीनेस की और डलनेस की। इनकी जीवन में अति भोगनाएं ज्यादा होती हैं, इंडल्जेंसेस बहुत होते हैं, क्योंकि सोल बैटरी बहुत ही लो हो जाता है। और ये जन्म देता है शूद्र वर्ण को। शूद्र वर्ण लेकर जाता है आसुरी वर्ण में। आसुरी वर्ण यानी वो जिनका काम है दुख देना और दुख लेना। और किसी के जीवन में अगर 10 गुण होंगे और एक अवगुण होगा, उन्हें वो केवल अवगुण न दिखाई पड़ता है। तो ये थी कुछ वर्णों की बात। तो दर्शकों, जैसे कहा जाता है मन ही नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बनाता है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम विजडम के साथ, समझ के साथ ये ज्ञान लें और ज्ञान लेके इस डूबती हुई नाव, इस दुनिया से बाहर निकलें। देवता बनना ये किसी का चॉइस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट बनना हर किसी का चॉइस है, क्योंकि इसी वर्ण में, जो ब्राह्मण वर्ण यानी स्टूडेंट वर्ण में ही हमारी उन्नति होती है, हमारी उड़ती कला होती है। और क्योंकि आप सभी ये ज्ञान ले रहे हैं, हम समझते हैं कि आप सभी स्टूडेंट वर्ण में आ गए हैं। और क्योंकि अब आप यहाँ आ गए हैं, तो हम कहेंगे यहीं पर बने रहिए। तो चलिए, आज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हम सभी से सभी को प्रोत्साहन देंगे कि सभी
कैमरे में आए और इस क्लास की शोभा बढ़ाएं। और थोड़ी ही देर में आपके चैट में या शायद आ गया होगा या फिर डाल दिया जाएगा, कल का जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं सीधे कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम और गुड आफ्टरनून। शुक्रिया और हेलो एंड गुड आफ्टरनून। तो हम और एक थोड़े मिनट हम अनुभव करेंगे। जैसे कहा था है ना, अभी हमारा स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ में जैसे एक हॉबी होती है और सक्सेस पाने की, विजय पाने का एक धुन रहता है। तो यहाँ भी वो धुन चाहिए हमें। तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए पारस बुद्धि का प्रयोग। सभी के पास पारस बुद्धि है, फिर भी इस्तेमाल करना जरूरी है। और एक सेकंड में हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बदलता है। एक सेकंड में हम देखते हैं कि एक साइड है नाटक, तमाशा, एक मेटाफोरिकल नहीं है, सचमुच पारस पारस बुद्धि से हम सत्य देखते हैं। अभी प्रशांत बोल रहा है, ये भी हो रहा है नाटक में। तो एक कहानी है, ड्रामा है, अल्पकाल का है। हर एपिसोड शुरू होता है, पूरा होता है। हम इस तमाशा के परे जो दुनिया है वो स्पष्ट देख सकते हैं। ये है सूक्ष्म निराकारी दुनिया। लाइट की दुनिया। इस दुनिया में सच्चा परिवार है। सभी का रूप है बिंदु। ये जैसा एक रेडिकल है। रेडिकल एक जैसा विचित्र। सभी का रूप ज्योति बिंदु, लेकिन सत्य है। सभी अविनाशी, ये दुनिया ही अविनाशी, हानि के परे। ये दुनिया है परम आत्मा की, वो भी जैसा ज्योति बिंदु रूप में। और उस बिंदु का रूप में पर्सनालिटी सभी की, हर एक की पर्सनालिटीज भी है। तो पर्सनालिटी क्या होती है यहाँ? सभी है इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, निरहंकारी, निर्विकारी। जो नेचुरल स्थिति होती है आनंद की और संतुष्टता की, नेचुरल इंटरेक्शन। प्यार का होता, स्नेह का होता है। वो सभी का गुण ही वैसा है और कुछ है ही नहीं। सभी प्यारे लगते हैं और प्यार स्वरूप है।
lovely, loving and lucky. सभी सदा। ये वातावरण जो है वो खुद को फायदा देता है, आत्मा को फायदा मिलता है, वो होश में आता है इस वातावरण में। जब आत्मा होश में आती है तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसको, निराकारी रूप। ये एक स्वाभाविक लगता है। उसका घर, ये निराकारी घर, ये स्वाभाविक लगता है, नेचुरल, नॉर्मल। परिवार, सभी सच्चा परिवार वो है, सभी बिंदु रूप उन सभी का एक स्वाभाविक लगता है। सभी अविनाशी, सभी दिव्य, अलौकिक, सदा के लिए। ईश्वर की दुनिया, ईश्वर के साथ दुनिया। इसलिए एक बहुत बड़ा एक प्राइज है, इनाम है, जैसा लॉटरी प्राइज। ये दुनिया ही है प्यार की और आनंद की, शांति, वो भी मीठी शांति। यहाँ से हम दूर दूर जो नाटक चल रहा है वो देख रहे हैं, अल्पकाल का वो नाटक। और कभी कौन देख रहा है, वो जो होश में आया हुआ अदृश्य साक्षी वो देख रहा है ये नाटक। साक्षी है, विटनेस। अभी नाटक चल रहा है, आवाज भी है, एक्शंस, कंप्यूटर्स, लेकिन कौन देख रहा है नाटक? अदृश्य साक्षी। उसका रूप है जैसा बिंदु, अति सूक्ष्म, और वो न्यारा है। इस नाटक अलग अलग चीज है, उसको मिक्स नहीं होता है उसके लिए। थैंक यू। ये हम आज का सब्जेक्ट आज का सब्जेक्ट है साइक्लिकल टाइम, सृष्टि चक्र। लेकिन उसके पहले आपको कुछ कहना है कल के सब्जेक्ट के आधार पर, या पिछले थोड़ा टाइम है, यदि कुछ कहना है या पूछना है? अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। कल एक बात हमने देखी कि सभी आत्माओं का यदि हम सेल्फी ले लें, मन में क्या हो रहा है, तो हमको दिखाई पड़ेगा कि
ये मन का सेल्फी, तो दिखाई पड़ेगा कि आत्मा में ये सभी हद का मैं बंधन, रावण का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सैचुरेटेड हुआ है, बढ़ गया है। और जो सच्चा मैं, बेहद का मैं, वो स्मृति बहुत हल्की हल्की है, गहरी नहीं है, सिर्फ बीज है उसका। एक टाइम था सभी आत्माभिमानी थे, सभी आत्माएं आत्माभिमानी थी, 100%। 16 कला संपूर्ण। अभी है 0 कला संपूर्ण, शून्य। और अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ भी हम इकट्ठा क्यों हुए हैं? खुद में परिवर्तन लाने के लिए। और ये परिवर्तन जैसा शुरू हुआ, हमें ये भी पता है कि 100% ये हमारा लक्ष्य है। रेस चल रहे हैं इस लक्ष्य की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हम एक चक्र दिखाई पड़ता है। एक टाइम सभी परफेक्ट थे, 16 कला संपूर्ण। वही आत्माएं बिल्कुल न तमो प्रधान, विकारी, सिर्फ देवता नहीं, लेकिन क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं, बिल्कुल 100% तमो प्रधान, देह अभिमानी, विकारी। और आत्माभिमानी तो कई, वो आत्मा का निश्चय भी नहीं है। आत्मा भी नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते आत्मा है या नहीं है। इतनी ऐसी हो गई है डार्कनेस, कंप्लीट अंधकार। लेकिन बीज है, आत्माभिमानी का बीज है, तो वहां से शुरुआत होता है ज्ञान का, और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ज्ञान की रोशनी, योग की शक्ति, परिवर्तन शुरू होता है, और हम फिर से 16 कला संपूर्ण बन ही जाएंगे, ये भी निश्चय है। तो हम ये चक्र देख रहे हैं अंदर, at consciousness, स्मृति के लेवल पर हम ये चक्र देख रहे हैं। वही चक्र बाहर के स्थूल लेवल पर हम दिखाई पड़ता है, उसको हम सृष्टि चक्र कहते हैं। तो जब ये जो है ना हमारी स्थूल सृष्टि, और फिजिकल वर्ल्ड, ये फिजिकल वर्ल्ड जो है ये एक प्रश्न डालता है सभी को, सभी इंस्टीट्यूशंस है दुनिया में। एक प्रश्न होता है, ये कहाँ से आया, ये दुनिया कहाँ से आई? एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, फिलोसफी में भी है, अलग अलग धर्म में भी है, और विज्ञान, साइंस में भी है ये क्वेश्चन। और सभी आंसर करना चाहते हैं, सभी का अलग अलग मॉडल्स है, उनों का आंसर है। लेकिन एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है सभी को। ये है फिलोसॉफी पहला।
फिलोसफी, धर्म और साइंस। अलग अलग धर्म, लेकिन जास्ती करके वो कहते हैं भगवान ने एक सृष्टि चक्र वो रचता है, एक सृष्टि उसने रची। साइंस कहते हैं नो, भगवान है ही नहीं, लेकिन ये दुनिया है, ये अलग अलग मॉडल्स है। कॉमन मॉडल है बिग बैंग, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स, अब जब साल पहले एक वहां से शुरुआत हुई, और वो दुनिया है अभी एक्सपांड हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और वहाँ इवोल्यूशन हुआ और मनुष्य पैदा हुए बाय चांस, सभी चांस से होते हैं। और वो भी सोचना शुरुआत हुआ है। मैटर साइंस का मॉडल है, सभी मैटर है और कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है और कुछ है ही नहीं। ये है साइंस मॉडल, धर्म का अलग मॉडल। तो हम, लेकिन सभी जो मॉडल्स है, फिलोसफी, धर्म और साइंस, अलग अलग मॉडल्स है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस, किताब है, लेकिन फाइनल एनालिसिस, यदि आप उन्हों को पूछा, यानी आपके पास सत्य है, जो दुनिया कैसी शुरुआत हुई, आपके पास सत्य है, और उनका जवाब होगा पता नहीं। फाइनल एनालिसिस, सभी साइंस भी कहेंगे पता नहीं, धर्म भी कहेंगे पता नहीं, फिलोसफी भी कहेंगे पता नहीं। तो हमारा जो मॉडल है, हम भी अब एक डिस्कस करेंगे, एक मॉडल, एक अलग और एक मॉडल है। साइंस का मॉडल है अलग, धर्म का अलग अलग मॉडल है यहाँ, और एक मॉडल। देखिए, कोई भी मॉडल वो सत्य है या सत्य नहीं है, ये कैसा हम कंफर्म कर सकते हैं, निश्चय कैसा कर सकते हैं। जो सच्चा मॉडल है, वहाँ उसके आधार पर जो कुछ दिखाई पड़ता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन होगा। जितना हम जास्ती एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑब्जर्व फिनोमेना, तो वो मॉडल सच्चा है, ठीक है। यदि हम जो कुछ दिखाई पड़ता है वो अलग है, मॉडल अलग है, तो लगता है ये मॉडल ठीक नहीं है। ये साइंस मॉडल भी जो है, वो बहुत बातें स्पष्ट जवाब नहीं है। ये कहाँ से हुआ, क्या हुआ, ये जवाब नहीं है साइंस के मॉडल में। तो साइंस का मॉडल कहते हैं ये जो है ना, दिखाई नहीं पड़ता, स्पष्ट नहीं होता, तो वो कहते हैं पैरानॉर्मल। एक बॉक्स की है, उसमें डालो पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल, इसका अर्थ सिर्फ यही है कि साइंस का मॉडल है, उसके पास आंसर नहीं है, इसी उतना ही है पैरानॉर्मल। और एक बॉक्स की है साइकिक फिनोमेना, अलग अलग बॉक्सेस के हैं और लगता है कि आंसर हुआ, और वो है साइकिक फिनोमेना, ये है पैरानॉर्मल, है ना। लेकिन जो जो हो रहा है वो कैसा होता है, ये स्पष्ट नहीं है। और धर्म के मॉडल्स वो सुपरफिशियल होते हैं, जैसे भगवान ने किया, तो उसमें कुछ पूछना ही नहीं होता। तो अभी हम मॉडल देखेंगे, ये जो पारस बुद्धि से, ये पारस बुद्धि से हम देखते हैं, ना हम सिर्फ स्थूल दुनिया नहीं देखते, ना हम त्रिलोक देखते हैं, स्थूल के बाहर की दुनिया देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, और इस आधार पर मॉडल कौन सा होगा। तो ये मॉडल कहता है ये दुनिया जो है
सारी दुनिया, स्थूल दुनिया, वो है एक फिल्म। फिल्म जैसे हम देखते हैं ना थिएटर में, वैसा ही एक फिल्म है। तो फिल्म में क्या होता है ना, हम अलग अलग स्लाइड्स देखते हैं। जब हम थिएटर में फिल्म देखते हैं ना, 1 सेकंड में 24 स्लाइड्स स्क्रीन पर आते हैं 1 सेकंड में। तो यदि स्लाइड्स एक स्पीड से दिखाए ना, अलग अलग स्लाइड, तो अलग अलग स्लाइड्स ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है एक ही सीन, कंटिन्यूटी दिखाई पड़ती है। तो ये हमारी मॉडल है ना, वो वैसा ही है। हमारे घर है यहाँ, सभी आत्माओं का घर। घर में फिल्म नहीं है, घर में एक स्थूल दुनिया का अनुभव नहीं होता। और वहां से हम जब नीचे आते हैं तो फिल्म का अनुभव शुरू होता है। ये रेड लाइन के नीचे जो है ना, वो स्थूल दुनिया है, सभी अलग अलग स्लाइड्स है। और हम स्लाइड्स देखना शुरू होता है, अनुभव होता है। ये है फिल्म, फिल्म का रील। और टाइम आता है, फिल्म पूरा होता है। टाइम होता है जब ये सभी आत्माएं आत्माएं उनका क्या कर्तव्य है यहाँ इस मॉडल में, वो सिर्फ प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर्स ऑफ द फिल्म। और जब फिल्म पूरा हुआ, सभी वापिस घर जाते हैं। ये जो स्थूल दुनिया है वो है अविनाशी, ये फिल्म है अविनाशी। सिर्फ उनका अनुभव जो है उसमें शुरुआत और अंत है। जैसा आप फिल्म देखने के लिए गया ना, तो फिल्म जो रील जो है वो है ही, वो उसको शुरुआत और अंत नहीं होता, वो है ही वहां रील। लेकिन आपका अनुभव जो है उसको शुरुआत और अंत है। वैसा ही यहाँ होता है। ये सभी जो निराकारी आत्माएं हैं, वो स्थूल दुनिया में आती हैं, अनुभव शुरू होता है। उनका पहला पार्ट जो है, जो अनुभव करते हैं, शुरुआत का टाइम, उनकी अंदर की स्थिति होती है, वो 100% आत्माभिमानी होते हैं। और अंत की स्थिति होती है, वो होती है 100%। कौन सी स्थिति है ये? 100% अहंकार वश। 100% रावण, रावण डिपार्टमेंट। देव, हम कहते हैं उसको देह अभिमानी। शुरुआत की स्थिति 100% आत्म अभिमानी होने के कारण वो बाहर की दुनिया जो होते हैं वो भी संपूर्ण होते हैं, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। आपको किसी में विनाश फोर्सेस नहीं है, विनाश की शक्तियां नहीं है। इसलिए ये जो फर्स्ट फेज जो है, हम उसको सतयुग कहते हैं। ये है सतयुगी टाइम, गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड, सतयुग। सभी 16 कला संपूर्ण इस टाइम शुरुआत होती है, 16 कला संपूर्ण। जब 25% टाइम हमारा जाता है यहाँ, तो अंदर की स्थिति है
वो बदलने शुरू होते हैं। वो आत्म अभिमानी स्थिति जो थी वो इटर्नली आत्म अभिमानी स्थिति नहीं रहती। जैसे हमने देखा ना कि कीर्ति कला वो शुरू होती है, हल्की रीति से शुरू होती है। तो एक टाइम आता है जहाँ अंदर में देह अभिमान का बीज शुरू होता है। थोड़ा लगाव, थोड़ा ममत्व, हल्की रीति से। इसलिए ये शुरुआत 16 कला संपूर्ण, इस टाइम ये होता है 14 कला, 14 डिग्रीज। इसीलिए ये जो युग है उसको हम त्रेता युग कहते हैं। ये गोल्डन एज नहीं है, ये है सेकंड युग। सतयुग और त्रेता युग दोनों इकट्ठा करके हम उसको स्वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि दुख का नाम निशान नहीं। सभी आत्माभिमानी रहते हैं, 100% आत्माभिमानी। 100%, लेकिन आत्माभिमानी यदि ये जो रावण का डिपार्टमेंट यदि शुरू भी हुआ ना, आत्माभिमानी स्थिति डोमिनेंट रहते, 100% नहीं, सदा 100% नहीं रहते। शुरुआत में 100%, लेकिन डोमिनेंट रहते हैं। देह अभिमानी स्थिति डोमिनेंट नहीं। त्रेता युग का अंत जो होता है उस टाइम अंदर की स्थिति होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो होता है 50% देहाभिमान, 50% आत्माभिमान। एंड प्रेशर, जैसे देहाभिमान की तरफ प्रेशर, रावण की जीत होने वाली है। जो इसलिए त्रेता के अंत में रावण की जीत होती है। रावण's डिपार्टमेंट इज डोमिनेंट, आत्माभिमानी है लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है। इसलिए एक नेक्स्ट युग जो होता है वो होता है देहाभिमानी युग। रावण का राज्य शुरू होता है। जो नाटक है वो उनकी दुनिया जैसी लगती है। हद का मैं है वो राजा बन जाता है, और आत्मा शक्तिशाली नहीं है, आत्मिक स्मृति शक्तिशाली नहीं। लाइन क्रॉस्ड। इसलिए ये युग है उसको हम द्वापर युग कहते हैं। कॉपर एज। मेन मुख्य बात है यहाँ दुख का अनुभव शुरू होता है। सतयुग त्रेता में दुख का अनुभव नहीं। यहाँ रावण का राज्य शुरू हुआ ना, रावण के साथ दुख शुरुआत होता है। अलग अलग प्रकार के दुख, और बाद में दुख लेना, दुख देना। इसीलिए इस द्वापर युग में अलग अलग धर्म नेताएं, उनका अवतरण भी होता है, भक्ति शुरू होते हैं। अलग अलग वेद शास्त्र, उनों का निर्माण होता है। तो ये है द्वापर युग, कॉपर एज ऑफ मैनकाइंड। जब द्वापर युग का अंत होता है वो टाइम
अंदर की स्थिति होते हैं वो होते हैं 100% बॉडी कॉन्शियस, 100%, 100% देह अभिमानी। इसके कारण वो लास्ट जो हमारा टाइम है उसको हम कलयुग कहते हैं। डार्क एज। और इस एज में हम हद का मैं, रावण का राज्य, रावण की स्मृतियां वो बढ़ाते हैं और विनाश फोर्सेस आता है, लेकिन किसी को जवाब ही नहीं है ना। भूल के ऊपर भूल चल रही है और ना सजा भी हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार का दुख भी आ रहा है, उपद्रव आ रहे हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। धर्म नेताएं के हमारे जो भक्ति ना, जप तप करना, लेकिन सभी एम्प्टी है। ये जो विधि है उससे फायदा नहीं मिलता किसी को। तो ये है 4 एजेस। लास्ट पार्ट, कलयुग का जो लास्ट भाग है ना, उसको हम संगम युग कहते हैं। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। ये जो लास्ट पार्ट उसको हम संगम युग कहते हैं। जैसे देखा यहाँ, शुरुआत हम 16 कला संपूर्ण थे, आत्मिक स्थिति 16 कला संपूर्ण। यहाँ है 0 डिग्री, बिल्कुल खाली है, नो कला, कला ही नहीं है। लेकिन हम वापिस जाना चाहते हैं अभी। ये फिल्म पूरा होने वाला है और वापिस आना है, और हम वापिस वैसे नहीं जा सकते। अतीत स्थिति में हम वापिस जा नहीं सकते। वापिस जाने के लिए जैसे हम नीचे आए थे वैसा ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, उसी स्थिति में हम वापिस जा सकते हैं। तो वापिस जाने के लिए हमारे अंदर की स्थिति होनी चाहिए संपूर्ण आत्माभिमानी। जिस स्थिति में हम नीचे आए थे वैसी ही स्थिति होनी चाहिए। और ये भी हमने देखा कि शुरुआत की स्थिति है कलयुग के टाइम, स्थिति है 100%, 100% देह अभिमानी। एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है संगम युग में। ये लास्ट पार्ट है कलयुग का, उसको संगम कहते हैं। कलयुग और सतयुग इसका संगम। ये है परिवर्तन का युग। और परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, कैसा होगा? इसे युग कहा, संगम युग कहा, लेकिन ये आत्मा का परिवर्तन कैसा होगा? हम देखते हैं सारी जर्नी में, इस मुसाफिरी में, एक टाइम उनका संग था देवताओं से, और यहाँ राजा अलग अलग, त्रेता युग के राजा भी, और यहाँ धर्म स्थापक भी आते हैं, और अलग अलग ऋषि मुनि भी होते हैं यहाँ, और philosophers, scientists, political leaders, clever people, फिर भी उनकी गिरती कला चालू रहते हैं। 16 कला से
जीरो कला होती है। तो इस संगम युग में क्या नई बात है? इतना बड़ा परिवर्तन लाने लाने की क्या लाने का कैसा होता है? क्या नई बात है? ऐसे परिवर्तन लाने वाली चीज कौन सी है? आप बताओ। इस संगम युग में क्या होता है? एक जवाब है कि ईश्वर भगवान, गॉड का आना, ईश्वरीय ज्ञान है, सॉरी, ईश्वरीय ज्ञान, बाबा आते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि हम कौन है, परमात्मा कौन है। पहचान मिलती है, ट्रुथ की पहचान। 100% क्लैरिटी मिलता है, रियलाइजेशन। पारस बुद्धि यूज करते हैं, ट्रुथ एक्सपोज्ड। श्योर श्योर। तो दो बातें होती हैं ये संगम युग में। एक है नया ज्ञान, वैसा ज्ञान है, तो इसीलिए शास्त्र है, पंडित है, सभी टाइम स्कॉलर्स, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। लेकिन वो जो नॉलेज है उससे परिवर्तन नहीं होता। तो नया ज्ञान चाहिए इस टाइम। और उसके साथ साथ दूसरी बात होती है संगम युग पर। एक कौन सी बात है? और एक ज्ञान है, नया ज्ञान, ये बात ठीक है। दूसरी बात, परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? बताओ। शक्ति चाहिए, पावर ऑफ प्योरिटी, क्लीन माइंड, इंटेलेक्ट। बहुत जोर शोर से जवाब आ रहे हैं। स्व परिवर्तन, पावर। ये सभी है ज्ञान के आधार पर। और एक क्या चीज चाहिए परिवर्तन लाने के लिए? खुद को आत्मा समझना, इंटेंस एफर्ट, विलिंगनेस, सीता का। जो दूसरी चीज है विनाश, विनाश फोर्स। शुरू में कहा था, आज नहीं कि पहले, इन दो बातें हैं परिवर्तन लाती है हमारे में। हर आत्मा दो रीति से सीख सकता है, पढ़ सकता है। एक है प्यार से, दूसरा है मार से। एक है समझ से, ज्ञान के आधार पर। कोई पशु, पंछी, वैसा ही मनुष्य भी। एक है समझ से सीखता है, और दूसरा है दर्द से। यदि दर्द आता है तो जानवर भी, उनको मालूम पड़ता है क्या नहीं करना है, क्या करना है, सीखते हैं। तो यहाँ भी एक नेचर का लॉ है। हमें ज्ञान मिलता है, नया ज्ञान, सत्य ज्ञान। यही चाहिए हमें, क्लियर चाहिए, सब कुछ स्पष्ट और ट्रू, सच्चा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान मिलता है। और दुनिया में है 8 अब्ज आत्माएं, अब्ज आत्माएं हैं। और कितना लोग ज्ञान के आधार से परिवर्तन लाना चाहते हैं? है अब्ज अब्ज लोग, आत्माएं।
तो ये सभी नहीं चाहते परिवर्तन लाना, समझना, उसको समय समय लगाना, ये नहीं चाहते। तो ये संगम युग पर दो विधि है, एक है ज्ञान की और दूसरी है दर्द की। तो विनाश जो है, विनाश की मशीनरी शुरू होती है, शायद शुरू हुई है। तो आप बताओ हम कहाँ हैं? हमने देखा ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम। हम कहाँ हैं? किसको लगता है हम सतयुग में हैं? किसी को लगता है हम सतयुग में हैं, किसी को लगता है त्रेता में है। क्या लगता है आपको, कहाँ है, कहाँ पहुंचे हैं हम? अभी कोई जवाब नहीं आए हैं अभी। संगम पर सत्युग, आई थिंक इस क्लास में सत्युग वाली ही फीलिंग आती है। सत्युग में पहुंचे हैं, कुछ जवाब आ रहे हैं। कोई संगम पर है, कोई सत्युग में है। या अभी है हम संगम पर, और संगम पर भी उसका लास्ट फेज है ना, उस तरफ पहुंचे हैं। ज्ञान चालू रहेगा, ज्ञान का टाइम चालू रहेगा, लेकिन साथ साथ ये विनाश जो शक्ति है वो अभी रिलीज होने वाले, वो टाइम है सभी आत्माओं का, है ना। 8 अब्ज आत्माओं का विनाश फोर्सेस विल गेट रिलीज्ड। इसीलिए विनाश का रूप होगा बाहर से, वो है संगम युग में होने वाले। तो एक रीति से या दूसरे रीति से सभी परिवर्तन लाते हैं, समझते हैं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जो छोड़ना है, क्या छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, सभी सभी को मालूम पड़ जाता है, और सभी वापिस घर जाते हैं। क्योंकि थिएटर में हम हमेशा रहने का नहीं है किसी को। थिएटर था, लेकिन जैसे भ्रम में होते हैं ना, कोई थिएटर में गए लेकिन इतना बेहोश हो जाते हैं, तो जैसे भ्रम में है, वो एक स्टोरी है उसमें ही फंस जाते हैं। तो ज्ञान से बाहर आया तो अच्छी बात है, नहीं तो दर्द शुरू होता है, मशीनरी ऑफ पेन वो शुरू होती है, और बड़ा महाविनाश वो भी होता है। एक फिल्म जो है उसका लास्ट सीन है महाविनाश, और सभी आत्माएं छोड़कर वापिस कर जाते हैं। और जब वापिस घर गए सभी आत्माएं, तो इन इट्स ओन टाइम ये चक्र शुरू होता है, चक्र चालू रहता है, लेकिन उन लोग का आना होता है आत्माओं का। तो नया अनुभव शुरू होता है। सभी आत्माएं एक टाइम नहीं आते हैं सृष्टि पर। जैसे हम देखा ना, पॉपुलेशन यहाँ पिछले 100 साल में पॉपुलेशन इतना बड़ा है ना, मिनी अब्ज आत्माएं आई है। इसका अर्थ सभी एक टाइम नहीं आते हैं। आत्माएं जैसा सीन है, ड्रामा का सीन, उस आधार पर आत्माएं अवतरण होते हैं यहाँ। लेकिन जब हम आते हैं सृष्टि पर, बीच में वापिस नहीं जा सकते, सिर्फ लास्ट सीन उस टाइम जब जाना होता है, तो रिटर्न टाइम सभी का एक टाइम होता है। संगम युग के अंत में सभी का जाना होता है, वरात, जाने की वरात शुरू होती है।
तो आपको कुछ कहना है? इट विल बी नाइस टू हियर। और क्या कुछ पूछना है? ये टाइम अच्छा है। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया था पहले। अम, ये पूछते हैं कि जो सोल ब्राह्मण वर्ण में है और जिनको ज्ञान नहीं मिलता है, तो वो अगले कौन से वर्ण के लिए प्रिपेयर हो रही होती है? आज के सब्जेक्ट के आधार पर या? कल के सब्जेक्ट के आधार पर। हाँ हाँ, अभी कोई प्रश्न आज के सब्जेक्ट के आधार पर पहले ले लेंगे, जी। ये स्पष्ट करेंगे और देन बाद में। जी। आज के सब्जेक्ट आई थिंक सबको काफी क्लियर है। अ, जैसे ये मूवी एग्जाइटिंग है, ये क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, तो अभी शायद किसी का प्रश्न आया नहीं है। ये फिल्म है ना? फिल्म का ड्यूरेशन क्या है? फिल्म कितना साल चलता है? बाकी फिल्म होते हैं 1 घंटा 2 घंटा, इतना होते हैं ना? बॉलीवुड फिल्म्स कितना घंटे होते हैं? जास्ती करके 3 घंटा। ये फिल्म होते हैं, उसका ड्यूरेशन हजारों साल होते हैं। और ये फिल्म का प्रेक्षक कौन है? देखने वाले कौन है? जो फिल्म जी, जवाब आ रहे हैं। हम सभी देखने वाले हैं, इनविजिबल एक्टर्स। आत्माएं, जी। आत्माएं देखने वाले हैं। प्रशांत जो है वो फिल्म का पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा जो है वो देख रहा है ये फिल्म। या वेरी गुड। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल अभी ले सकते हैं अभी का? या अ, जैसे कुछ लोग, आपने अभी भी बताया कि सब ज्ञान में नहीं आते, तो उनका प्रश्न इसी से रिलेटेड है। ये पूछ रहे हैं कि जो आत्माएं नॉलेज में नहीं आती हैं, उनका क्या हाल होता है, कहाँ जाते हैं वो? जैसे कहा था ना, नॉलेज है या नहीं है, जितना हमने बंधन किया है वो बंधन तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझ से या दर्द से। सो ड्रामा में दोनों है, दोनों मशीनरीज है। ज्ञान की मशीनरीज भी होती है ड्रामा में, और दर्द की मशीनरी, मशीनरी ऑफ पेन एंड डिस्ट्रक्शन, वो भी होती है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। तो आप कह रहे हैं जाना सभी को है, मूवी खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ लोग ज्ञान के आधार पर खुद को बॉन्डेज से क्लियर करके जाते हैं, और कुछ लोग थ्रू विनाश फोर्स पेन से क्लियर करके जाते हैं, राइट? या हाँ, यही सवाल है ब्रदर, और कोई अभी नहीं है। अब अच्छा, एक मैं क्वेश्चन सवाल पूछूंगा। डायनासोर बोन्स है ना, डायनासोर उसकी आयु मिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, तो वो कहाँ से है, कहाँ होती है? ये ड्यूरेशन फिल्म का 5,000 साल। सो आपको किसी ने पूछा डायनासोर बोन कहाँ मिलेगा, कहाँ से आता है वो? यदि आप म्यूजियम में गए तो वो बताते हैं ये है 10,000 वर्ष वर्ष की इमारत, और ये है 10 लाख साल पुराना किला, और अलग अलग बातें बताते हैं ना। तो एक आप कैसा स्पष्ट करेंगे? कुछ जवाब
आए हैं, कमेंट्स हैं, हमारे को कुछ पता नहीं पड़ रहा। हिस्ट्री, रिसर्च, एंशियंट लिटरेचर। श्योर। किसी ने कहा मॉडल अलग है, और कोई पूछ रहे हैं कि सत्युग, त्रेता, एटलांटिस और लेमुरिया है। अम, यही आया है अभी तक। तो क्या होता है, यदि हम जब फिल्म देखते हैं ना, एक आप फिल्म देखने के लिए गए, तो फिल्म होता है 2 घंटे का, लेकिन उसमें जो आपको दिखाई पड़ता है, वो लगता है कि वो है 100 साल का। एक इमारत, बिल्डिंग होंगे वहाँ, वो बिल्डिंग होते हैं, लगता है पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग। वहाँ बोन भी हो सकता है किसी का, और 2 घंटे का बोन नहीं होगा, वो लगता है वो बोन है 4 साल का बोन, लेकिन सारा फिल्म होता है 2 घंटे का। बाकी सब जो है, सब कुछ है ना, वो लगता है 2 साल, लेकिन वो अलग अलग स्लाइड्स है, यू नो। इसीलिए जिसने कहा था ना, मॉडल्स अलग है, वो नहीं, उनको पता नहीं कि ये फिल्म है, इसी के कारण मूंझते हैं वो। जब पता पड़ता है कि ये फिल्म है, तो हम फिल्म के आधार पर कह नहीं सकते ये बोन 4 साल का है या 4 मिलियन ईयर्स। वो तो फिल्म है ना, फिल्म हर स्लाइड जो है वो अविनाशी होते हैं, लेकिन सिर्फ उस सीन में वैसा दिखाई पड़ता है, इतना ही। सो दैट इज वेरी गुड, यू नो। यदि इस या और कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेंगे, अभी सुनेंगे और कोई क्वेश्चन। जी ब्रदर प्रशांत, आपने जो कहा हम एक बार थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि, हमारे श्योर दर्शकों के लिए, श्योर। कि आप कह रहे हैं कि जो हमें फिल्म में सीन्स या थिंग्स दिखाई पड़ते हैं, उसके आधार पर फिल्म की ड्यूरेशन हम नहीं पता कर सकते, राइट? यही कह रहे हैं आप? या तो इसी आधार पे ये जो ड्रामा चल रहा है, ये 5,000 साल का साइकिल है, और हो सकता है इसके अंदर ऐसी चीजें दिखे जो 10,000 साल पुरानी है या मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है, लेकिन उसको देखकर फिल्म ड्यूरेशन चेंज नहीं होता। यही मतलब रहेगा? जी, थैंक यू। तो यहाँ पर हम फिर से वही सवाल ले सकते हैं शायद, जो हमने पीछे एक छोड़ दिया जी। या ये पूछ रहे थे कि जो सोल, ब्राह्म, जो वर्ण में है, आई थिंक उन्होंने सवाल थोड़ा ट्विस्टेड भेजा है। अ, जिन सोल्स को स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं मिलता है, वो किस वर्ण के लिए जाते हैं अगला, मे बी संगम के अंत में? या सभी उनका शुरुआत का जन्म होता है ना, वो श्रेष्ठ रहता है सभी का, क्योंकि वो अंदर से देह मन नहीं होता है, लेकिन गिरती करा, वो भी फास्ट होती है। और देवता, क्षत्रिय, वैश्य, ये सभी फेजेस जास्त फास्ट होंगे उनका। जन्म भी लेट होगा, सतयुग त्रेता में जन्म नहीं होगा, बाद में होगा शुरुआत। यदि ज्ञान नहीं है ना, तो जन्म लेट होता है। कल हमने ये बात बताई, ब्राह्मण, सत्य संगम युग है ब्राह्मण का युग। और जब हम ब्राह्मण होते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ ना, ब्राह्मण यानी स्टूडेंट लाइफ, जितना ये गहरा होता है, पक्का रहता है ये फेज, उतना देवता वर्ण का अनुभव वो जास्ती रहता है। बाकी वर्ण में जाते हैं, लेकिन हल्के रीति से,
लेकिन देवता वर्ण का अनुभव लंबा रहेगा और गहरा रहेगा। यदि संगम युग पर ब्राह्मण फेज शक्तिशाली हो तो, यदि ये ब्राह्मण फेज शक्तिशाली नहीं हुआ या है ही नहीं, तो देवता वर्ण भी हल्का रहेगा और बाकी वर्ण में आत्मा चली जाएगी। संगम युग जो होता है वो स्ट्रेटेजिक युग है आत्मा के लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि इंटर साइंस एग्जामिनेशन, वो स्ट्रेटेजिक रहता है। उसका जो स्कोर है उसका आधार पर आपका लाइफ रहता है, लाइफ क्वालिफिकेशन। उस टाइम मार्क्स कमती लिया तो उसका असर सारी लाइफ उम्र पर चलता है, लगता है। Excellent. We will hear from Akila Ben and Kiran Ben also. And then we can go to the rooms, or we go to the rooms and then we listen to others. जी, आई थिंक हम अभी पहले न्यू जर्सी चलते हैं। किरण बहन, आप शेयर करेंगे? हेलो। आज बहुत ही नई तरह से ड्रामा को देखने का सभी को चांस मिला। ये जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं ड्रामा से लेकर, जब शुरुआत के दिनों में जब ज्ञान में ये नॉलेज मिला तो आत्मा परमात्मा समझ में आता है क्योंकि सुना हुआ है, पर ये ड्रामा सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, कैसे 5000 साल है, ये सब बुद्धि में बैठना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। अगर एक होता है निश्चय कि परमात्मा का ज्ञान है, तो उस निश्चय के आधार से हम बिल्कुल समझते हैं कि ये ज्ञान परमात्मा दे रहा है तो ये सत्य ही है, तो हम संशय नहीं करते हैं ज्ञान के ऊपर जो बाबा या परमात्मा सुनाते हैं। पर बुद्धि में बैठ नहीं पाता है कि कैसे कैसे ये चलता होगा, कैसे ये अविनाशी है, कैसे कैसे हम इसमें से गुजरते हैं, और फिर जो साइंस की बातें सुनते हैं तो वो कुछ समझ में नहीं आता है। पर ये जो फिल्म, ये जो स्लाइड्स की जो जो मॉडल है, इसको अगर हम समझे, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर अगर इसको हम सोचे, इसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करें तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ये चक्र कैसे घूमता है, और कैसे हम एक मूवी थिएटर में जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी देखने वाला मूवी का पार्ट नहीं होता है, मूवी अलग होती है, फिल्म अलग होती है, जो प्रेक्षक है वो अलग है। तो इस तरह से अगर हम समझे कि हम आत्मा जो अदृश्य है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वो इस फिल्म को देख रही है, अगर इसका हम इसको समझ पाएंगे, इसका हम अभ्यास करेंगे, तो ये ज्ञान बहुत जल्दी हमारे बुद्धि में बैठ सकता है। और दूसरी बात है कि
जब ये अगर फ़िल्म है तो इससे कोई भी अटैचमेंट क्रिएट करना, इसके इसके बंधन में फँसना, ये बिल्कुल बच्चे की तरह लगता है, क्योंकि बुद्धि को समझना ये बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि एक बार समझ जाती है तो यहाँ से ये छूटना आसान है। एटलीस्ट हम हम मान लेते हैं कि हाँ, ये छूटना बिल्कुल ज़रूरी है, ये बंधन के कोई भी बेस नहीं है। भले ही हमें उसका बहुत अभ्यास करना पड़े, पर बुद्धि जब समझती है तो वो अभ्यास, वो पुरुषार्थ करना बहुत आसान है और फिर फ़ास्ट भी हो जाता है। तो इस सृष्टि चक्र को इस फ़िल्म की तरह देखने से ज्ञान की रोशनी बहुत ब्राइट हो गई और पुरुषार्थ आसान भी हुआ और फ़ास्ट भी हुआ। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। हम केवल ये शेयर करना चाहते हैं कि अभी हमने जो भी क्लास सुनी है, जो हम अभी तक भी सुन रहे थे, जो मेजरली हम समझते हैं कि ये ड्रामा ही है, जो हम ड्रामा कहते हैं कि ये सचमुच में ड्रामा है। और कभी भी हम कोई स्थूल ड्रामा भी देखने जाते हैं तो वहां पर हम कोई सवाल नहीं करते, हम जैसा है वैसे देख कर आते हैं, एनालाइज नहीं करते, क्योंकि वहां पर कोई न्याय अन्याय नहीं ढूंढता है। कोई भी ड्रामा देखने जाता है, मूवी देखने जाता है, हम वहां न्याय अन्याय नहीं ढूंढ रहे हैं। हम केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, और एंटरटेनमेंट में कई बार कई सारे सीन्स होते हैं, डिस्कनेक्टेड होते हैं, बट एंटरटेनमेंट के लिए बने होते हैं। कई चीजें हैरत अंगेज भी होती हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी, इस ड्रामा में भी कई चीजों का लॉजिक नहीं होता है, पर यहाँ पर जो मेजर लॉ अप्लाई करता है वो फिल्म का लॉ अप्लाई करता है। ये साइंस का लॉ एक स्तर तक अप्लाई करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लॉ भी एक स्तर तक अप्लाई करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज यहाँ पर मूवी का लॉ अप्लाई करता है। जैसे मूवी के स्लाइड सारे डिस्कनेक्टेड होते हैं और एक कंटिन्यूटी दी जाती है उनको, तो ये भी इसी तरह का है। और हमें याद आता है जैसे बचपन में एक फ्लिप बुक होती थी बच्चों की, जहाँ पर जैसे छोटी सी बुक होती थी, बहुत सारे चित्र होते हैं, उसे फर्राटे से जब हम उसको उस डायरी को घुमाते हैं तो सारे चित्र एक मूवी का दर्शन देते हैं। तो इसी तरह ये भी ऐसे ही मूवी है, एक एक स्लाइड अलग अलग स्लाइड है और सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सोल को एक मूवमेंट जैसा देता है और ये मूवी की तरह दर्शाता है। तो हम सभी इसको मूवी की तरह देख सकते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ हमारा बहुत ही आसान हो जाता है जब हम इसे ऐसे देखेंगे। तो फिलहाल हम यही शेयर करना चाहेंगे। और अभी वक्त हो रहा है रूम्स का। रूम्स के लिए हमेशा एक सवाल होता है, तो हम पहले सवाल पूछ लेते हैं, फिर आपको इसकी डिटेल्स बताएंगे। ब्रदर प्रशांत, क्या सवाल रहेगा आज के डिस्कशन का? मैंने सतयुग में आने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? जी, सभी को सवाल समझ आया होगा। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सतयुग में आने के लिए कौन सा पुरुषार्थ आपको अभी संगम युग पर करना है। हम सभी को एनकरेज करते हैं कि आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक दूसरे से सुनने को मिलेगा, उनके विचार समझ आएंगे, आप भी अपने विचार शेयर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा माहौल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप जरूर आइए, कैमरे में आइए और शेयर कीजिए और दूसरों का भी सुनिए। हम 10 मिनट बाद वापस मिलेंगे यहीं पर, तब तक के लिए थैंक यू।
का वापस स्वागत है और हम जरूर सुनेंगे आपके क्या विचार रहे ब्रेकआउट रूम में और कैसे आप पहुंचने वाले हैं सतयुग में। बहुत अच्छा रहेगा ये आइडिया शेयर करना। लेकिन उसके पहले हम 1 मिनट के लिए जो कुछ हमने अभी समझा है उसको मन ही मन में साइलेंटली समझ लेते हैं। केवल 1 मिनट। शुक्रिया। तो हमने देखा है आप लोगों के काफी सारे सवाल भी आए हैं। हमारा इरादा है उन सवालों को लेने का अभी। तो अभी हम चलेंगे सीधे कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, आपका स्वागत है फिर से। Sure. जी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रदर Yeah. प्रशांत, आपने जो डायनासोर का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए उनको। Yeah. डायनासोर के संबंध से क्या होता है, हमारे जो अभी के जो लोग हैं ना, साइंटिस्ट्स भी, वो दूसरे मॉडल से देखते हैं ये दुनिया को। वो फिल्म के रीति से नहीं देखते। उनको लगता है ये एक एक ही दुनिया है, अलग अलग स्लाइड्स है, ऐसा नहीं देखते। तो उनका जो बेसिक मॉडल है वो ही अलग है। इसके कारण वो कैसे कहते हैं उसका आयु 10 लाख है, 10 मिलियन ईयर्स है। ये जो है ना, ये उनका बेसिक प्रिजम्पशन वही भूल है ना। तो मालूम पड़ा ना। तो जब हम फिल्म के रूप में देखते हैं ना, तो फिल्म में ना फिल्म के आयु होते हैं। फिल्म तो कम बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हमने कहा, फिल्म की टाइम सारा 2 घंटा हो सकता है फिल्म, लेकिन उनमें आप जो देखते हैं वो 30 साल के लोग दिखाई पड़ते हैं उसमें। लगता है वो, लेकिन है सारा फिल्म 2 घंटे का। रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ब्रॉडली कहा, लेकिन सूक्ष्म बात है। हमें इस आधार पर, इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा। जी ब्रदर प्रशांत, आई थिंक उसी से रिलेटेड 1-2 और सवाल हैं, लेकिन आपने जैसा कहा कि हमारे को थोड़ा सा इस पर चिंतन करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो स्लाइड हमें दिखाई जाती है, कोई भी स्लाइड हो सकता है एक स्लाइड हो जो 1000 साल पुरानी स्लाइड हो, मूवी 1 घंटे की हो, तो वो स्लाइड जो है वो केवल 2 सेकंड की हो सकती है और फिर कभी भी ना हो उस फिल्म के अंदर। ऐसा हम समझ सकते हैं। सभी स्लाइड्स वैसे ही है। जी इस हर स्लाइड है ना, हम 5000 साल के बाद फिर से देखेंगे, जी वो स्लाइड फिर से नहीं दिखाई पड़ेगी। हर स्लाइड ये जैसा फिल्म होता है, जो कुछ फिल्म हम देखते हैं ना, एक स्लाइड बार बार नहीं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट शो फिर से दिखाई पड़ेगी।
जी। और हो सकता है स्लाइड में बोन ही दिखाई पड़े और हमने अज्यूम कर लिया कि डायनासोर होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। या डायनासोर जैसा कोई आप फिल्म देखते हैं ना, जी। उसमें सिर्फ एक कुत्ते की हड्डी दिखाई पड़ती है, लेकिन कुत्ता नहीं दिखाई पड़ता है। एक लेबोरेटरी दिखाई पड़ती है, लेबोरेटरी में वो रिसर्च कर रहा है, एक हड्डी है, लेकिन जानवर नहीं दिखाई पड़ता है। बिल्कुल स्पष्ट है ब्रदर प्रशांत, और सवाल नहीं है। आई थिंक सारे ही सवाल इसी के आसपास थे, तो यहीं पर आंसर हो गए होंगे। तो ये फिल्म आइडेंटिकल है कहा जाता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, है ना, तो ये जैसा और कोई फिल्म होता है ना, वापिस आप देखना है तो आइडेंटिकल रहेगा वो फिल्म, क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ है। वैसा ही ये भी फिल्म, ये है फिल्म, है ना, रिकॉर्ड किया हुआ है और आइडेंटिकल रहेगा। जी, बिल्कुल स्पष्ट है ब्रदर प्रशांत, और सवाल नहीं है। तो आपसे कुछ सुनेंगे, और 1 मिनट मिनट मेडिटेशन भी कर लो। जी, तो हम आई थिंक पहले हम मेडिटेशन ही कर लेते हैं, क्योंकि समय क्योंकि अभी उनको स्वचिंतन करना ज्यादा जरूरी है। तो वो जब Yes. करेंगे तो कल सवाल लेकर आएंगे। आज प्रैक्टिस में चलते हैं, तो सभी कुछ देर के लिए फोकस और अटेंशन के साथ में, ये समय अटेंशन का है। तो यही वो समय है जब हम एक्यूरेट प्रैक्टिस से जमा करते हैं, और सभी के पास ये पारस बुद्धि है। हम स्पष्ट से इस पारस बुद्धि से देखते हैं, एक तरफ ड्रामा चल रहा है। जब हम ड्रामा कहते हैं तो ये सचमुच का ड्रामा है। बहुत ही एग्जाइटिंग ड्रामा लगता है। एपिसोड स्टार्ट होता है, एंड होता है, अलग अलग कहानियां चल रही हैं। कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई फनी है, कहीं वॉर सीन्स है, लेकिन सब कुछ कहानी है। और कॉस्ट्यूम्स के पीछे जो है एक्टर्स हैं यहाँ पर, बहुत ही क्लैरिटी के साथ देखते हैं। सब यहाँ एक्टर्स हैं। यहाँ कोई किसी का देखा जाए तो चाचा मामा काका भी नहीं है। सब सोल्स हैं यहाँ पर, ड्रामा के रिलेशंस हैं। तो जो कुछ हमारे जीवन में अब तक हुआ, कहानी में हुआ, तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ पर कहानी को, और हम खुद को उस गोल्डन रेड स्काई में देखते हैं। तो इस वक्त हम सारे पार्टिसिपेंट्स उस गोल्डन रेड स्काई में, ये जूम कॉल नीचे चल रही है, लेकिन इनविजिबल प्रिंस उस शांति और प्रकाश के अनुभव में। ये घर टाइमलेस है, समय से परे, और इस वक्त हमें किसी चीज की जल्दी नहीं, नीचे जाने की भी जल्दी नहीं। ये घर है, यहाँ अपनापन है, यहाँ सब आपके हैं,
और आप सबके हैं। अवेयर हैं कि यहीं पर परमात्मा भी एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में है। यहाँ कोई कहानी नहीं है, यहाँ केवल माता पिता और बच्चे, घर है ये। ड्रामा का कोई शोरगुल नहीं, यहाँ शांति है तो साइलेंट जॉय भी है, प्रेम भी है, संतुष्टता भी है। और सबका अस्तित्व है बिना किसी आधार के। किसी को उस ड्रामा से कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो न्याय इस दुनिया में है, समानता भी इस दुनिया में है। ड्रामा एक केवल मनोरंजन है, लेकिन सोल बिल्कुल स्वतंत्र है उस ड्रामा के। तो इस वक्त जो नजारा हम देख रहे हैं, ये अविनाशी चित्र है, एटर्नल पिक्चर, जहां सब एटर्नल प्रिंस हैं, राजाओं के राजा के साथ। वंडरफुल दुनिया, सबसे सुंदर सपने से भी अधिक खूबसूरत दुनिया, जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब वर्चुअस हैं, ब्यूटीफुल हैं, फुल है। एटर्नल सिक्योरिटी की दुनिया, 100% सुरक्षा, ये है वो दुनिया। हम सभी का खूबसूरत सत्य है, वापस आ जाते हैं इस जूम कॉल में। यहाँ पर भी हमारा सत्य बदलता नहीं है। अगर हम जॉयफुल थे, लकी थे ऊपर, तो यहाँ पर भी हम कंटिन्यू करते हैं। इस यात्रा को हम जारी रखते हैं, जागृत रहकर। थैंक यू। तो हमारे सेशन के विराम लगाने का समय हो गया है अभी, और हमको कल ही अंत तक का होमवर्क मिल चुका है कि जो सोल है वो बिल्कुल फ्री है ड्रामा से। और आज का हम समझते हैं ये होमवर्क
सही रहेगा कि आप जो भी क्लास में कराया है उसका चाहे रिकॉर्डिंग सुनिए या फिर आपने नोट्स लिए होंगे तो उस पर चिंतन कीजिएगा। और कल हम आपसे सुनेंगे कि आपकी क्या अंतर्दृष्टि रही है। तो ब्रदर प्रशांत का बहुत बहुत थैंक यू। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, कई सारे खुलासे थे और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी ज्वाइन करने के लिए बेहद शुक्रिया। हम कल फिर से मुलाकात करेंगे और एक नई टॉपिक के साथ में और कंटिन्यूटी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।